What really shaped Indian genetic landscape? Caste, tribe, migration और invasion. जब हम इंडियन जेनेटिक्स को देखते हैं तो वी फाइंड लॉट्स ऑफ इरेगुलरिटीज लाइक ऑल ऑफ अ सडन इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्रीज क्यों हो गई? पीपल स्टॉप्ड इंटरकास्ट मैरिजेस. एंडोगेमी पहले भी थी बट सडनली इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर एंड इट टोटली चेंज्ड द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडियंस. और इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कास्ट ग्रुप्स या ट्राइब्स हैं देयर इज समथिंग यूनिक इन देयर जेनेटिक मेकअप. जैसे आप लोगों ने भील ट्राइब के बारे में सुना होगा, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन. जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. भील ट्राइब के जेनेटिक्स में क्या यूनिक है? इफ वी जूम इन, भील कम्युनिटी खुद 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. इंटरेस्टिंगली राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाली कम्युनिटी के जेनेटिक मार्कर्स लगभग उनके आसपास रहने वाले पॉपुलेशन के जैसे ही हैं. बट गुजरात में जो भील ट्राइब है वो जेनेटिकली ज्यादा क्लोज है साउथ इंडियंस के. First and second groups are close to ancestral North Indians, and second और third group show more affinity towards ancestral South Indians. और इसी की वजह से एक जेनेटिक ग्रेडियंट बनता है. एक ही ट्राइब के लोगों के अलग अलग जेनेटिक मार्कर्स क्यों हैं? ज्योग्राफी की वजह से. आज हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड शादियां होती हैं, बट क्या पहले भी ऐसा होता था? दिस चार्ट शोज हाउ पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया शेयर भील जेनेटिक्स. चाहे वो सिंधी हो, ब्राह्मण्स हो, बलोच हो या गोंड ट्राइब के लोग हों, लाइक ऑल ऑफ देम शेयर जेनेटिक्स विद भील ट्राइब. मतलब इन सभी ग्रुप्स की या तो इंटरमिक्सिंग हुई है या इनके एंसेस्टर कॉमन थे. अब ऐसे सिचुएशन में हम ये जानने की कोशिश करें कि भारत का असली मूल निवासी कौन है तो कैसे पता चलेगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ज्ञानेश्वर चौबे खुद ब्राह्मण वर्ण से आते हैं. इन्होंने अपना डीएनए टेस्ट किया तो एक्सपेक्टेड था कि इनमें भी R1A हैप्लोग्रुप होगा, बट जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि इनके डीएनए में R2 हैप्लोग्रुप है. ये आज ब्राह्मण वर्ण से हैं, लेकिन इनकी 2000 साल की शेयर्ड एंसेस्ट्री है क्षत्रिय वर्ण के साथ. 8000 साल की शेयर्ड एंसेस्ट्री है संथल ट्राइब्स के साथ, और 18000 साल की शेयर एंसेस्ट्री है साउथ इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ. मतलब आज जो ब्राह्मण है उससे पहले क्षत्रिय थे, उससे पहले संथल ट्राइब के थे, उससे पहले कहीं साउथ इंडिया में रहते थे, और जो 18000 साल पहले साउथ इंडिया के किसी ट्राइबल ग्रुप में रहते थे आज वो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण है. इतनी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड जेनेटिक हिस्ट्री है इंडिया की. लेकिन इंडिया में पिछले 100 सालों में ऐसा नैरेटिव चलाया गया जिससे जेएनयू जैसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बच नहीं पाए. लुक एट दिस चार्ट. ट्राइबल पॉपुलेशन में R1A1 हैप्लोग्रुप है या नहीं? गुज्जर कम्युनिटी 40% R1A1, कोल ट्राइब 14% R1A1, गोंड्स 18%, पासवान कम्युनिटी 40%, सहारियर ट्राइब 28%. दिस चार्ट हाईलाइट 2 थिंग्स. फर्स्ट कि ट्राइबल पॉपुलेशन में भी आर्यन जीन या ब्राह्मण जीन प्रेजेंट है. दूसरी चीज ये कि अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ब्राह्मण्स हैव रिलेटिवली हायर परसेंटेज ऑफ R1A1 जीन. 67%, 43% एंड 72%. R1A1 जीन ब्राह्मण्स में भी है और ट्राइबल ग्रुप्स में भी है, लेकिन ब्राह्मण्स में ज्यादा क्यों है और ट्राइबल ग्रुप्स में कम क्यों है? द रीजन इज स्ट्रिक्ट एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस. यहाँ एंडोगेमी का मतलब है सेम कास्ट में शादी करना. ब्राह्मण्स पिछले 2000 सालों से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं मैरिजेस को लेकर. बट व्हेन वी लुक एट अदर कास्ट एंड ट्राइब्स, एंडोगेमी होती है बट उस लेवल पे नहीं जितने ब्राह्मण कम्युनिटी में होती है. नाउ अब R1A1 की एज देख लेते हैं. अनदर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट. आर्यन इन्वेजन आज से लगभग 4000 साल पहले हुई थी, बट इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन और प्रपोज दलित्स में R1A1 की प्रेजेंस लगभग 18000 साल से भी पुरानी है. मैं इन सभी रिसर्च पेपर्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग खुद चेक कर सकें. अब अगला सवाल. भारत के जो अर्ली सेटलर्स थे, मतलब भारत में जो सबसे पहले आए थे, उनके जेनेटिक मार्कर्स क्या कास्ट ग्रुप्स में जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय या वैश्य कम्युनिटी में मिलते हैं? एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी, द जेनेटिक हेरिटेज ऑफ अर्ली सेटलर्स. M हैप्लोग्रुप और उसके म्यूटेशंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैटरनल लीनिएज है ह्यूमन हिस्ट्री के, और साउथ इंडिया के कोया और चेंचू ट्राइब इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं. इन दोनों ट्राइब्स के mDNA और Y क्रोमोसोम को कंपेयर किया गया ऑल ओवर इंडिया जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनके जेनेटिक्स से, एंड द रिजल्ट्स वर इंटरेस्टिंग.
हैप्लो ग्रुप R1A, जिसको RN इन्वेजन के साथ भी लिंक किया जाता है, रिलेटिवली हायर फ्रीक्वेंसी 26% पाए गए चेंचू ट्राइब में। एक और बात पता चली, 20 अलग अलग हैप्लो टाइप्स मिले कोया और चेंचू ट्राइब में, और वही 20 हैप्लो ग्रुप ना सिर्फ लोअर कास्ट बल्कि अपर कास्ट में भी मिले ऑल अक्रॉस इंडिया। ओवरऑल इंडियन कास्ट ग्रुप्स और ट्राइब्स कॉमन प्री हिस्टोरिक जेनेटिक एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की जेनेटिक्स में कुछ अलग है जो कि साउथ इंडिया की जेनेटिक्स में नहीं है। वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने एक और ट्राइब का नाम सुना होगा, गोंद ट्राइब, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। इनकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, गोंड्स का एग्जिस्टेंस कब से है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट रामायण में भी इनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। गोंद किंगडम्स के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता है, जो कि एग्जिस्ट करती थी 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक। नाउ गोंद पॉपुलेशन भाषाएं कौन सी बोलती है? गोंदी, कोंडा, कुई, कुवी, पेंगो एंड मांडा। ये सभी लैंग्वेज ब्रांचेस हैं द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की। तो गोंद ट्राइब के जेनेटिक्स भी द्रविडियन भाषा बोलने वाले के ज्यादा नजदीक होने चाहिए, बट ऐसा है नहीं। गोंद ट्राइब की जेनेटिक अफिनिटी मुंडा ट्राइब से है। लुक एट दिस ग्राफ, Gond 2 being closest to Mundas and Gond 1 furthest to them, and two tribes 3 and 4 clustering together in between. Mundas ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं और गोंड्स द्रविडियन लैंग्वेज। मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, बट जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्लोज ग्रुप्स हैं। और यही चीज हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में दिखती है। लैंग्वेज अलग अलग होने से रेस अलग अलग नहीं हो जाता। लैंग्वेज और जेनेटिक्स में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है ज्योग्राफी। इंडिया इतना बड़ा ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है कि इट इज ऑब्वियस दैट जैसे जैसे हम सेंट्रल इंडिया से आउटवर्ड्स मूव करेंगे, एक लैंग्वेज और जेनेटिक ग्रेडियंट होगा ही। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसलिए लैंग्वेज के बेसिस पर रेस को डिवाइड करना थोड़ा इलॉजिकल है। तिब्बतो बर्मन एंसेस्ट्री जो हमें नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख रीजन में देखने को मिलती है, वो बाकी के इंडियन ग्रुप से थोड़ी अलग है। ज्योग्राफी की वजह से माउंटेन्स और जंगल एक विजिबल जेनेटिक बैरियर की तरह काम करते हैं, जो इन दोनों एरियाज के बीच जेनेटिक फ्लो को रोकते हैं, और यही चीज विद इन इंडिया एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को जन्म देती है। आप लोगों ने दो टर्म सुनी होगी, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। इन दोनों टर्म्स को ऐसा कॉइन किया गया है कि सुनने में ऐसा लगे कि नॉर्थ इंडिया की एंसेस्ट्री अलग थी और साउथ इंडिया की एंसेस्ट्री अलग थी। ओके, अब एक एवरेज इंडियन का जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। 45% हड़प्पन जीन्स, 35% एंशिएंट हंटर गैदरर्स एंड 20% स्टेपी एंसेस्ट्री। और ये तीनों चीजें किसी एक एवरेज इंडियन में वेरी करती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी। जैसे जाट और रोड कम्युनिटी में स्टेपी एंसेस्ट्री 50 से 60% तक अभी भी प्रिजर्व्ड है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो स्टेपी एंसेस्ट्री कम होती जाएगी। इस पॉइंट पे मैं स्टेपी एंसेस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था तो स्टेपी एंसेस्ट्री कहाँ से आई? ये एंसेस्ट्री हुन्स, कुशान्स, शाकाज, ग्रीक और पार्थियंस अपने साथ लेकर आए थे, जो कि इंडिया में एसिमिलेट हो गए। इसलिए नॉर्थ इंडियंस में स्टेपी एंसेस्ट्री थोड़ी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू साउथ इंडियंस ड्यू टू ज्योग्राफी। इस चीज के और भी फैक्टर्स हैं जैसे एंडोगेमी, माइग्रेशन, इंटरमिक्सिंग एटसेट्रा। लेकिन नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, एक एवरेज इंडियन का जो जेनेटिक बेस है वो हड़प्पन बेस है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, बट विद फ्यू एक्सेप्शंस लाइक नॉर्थ ईस्ट। तो कुल मिला जुला के अगर कोई ये पूछे कि इंडिया का मूल निवासी कौन है तो इसका क्या जवाब होगा? इंडियंस का डोमिनेटिंग जीन हड़प्पन है और ये सब में पाया जाता है। आज के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स मूल निवासी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया में। दूसरी चीज एक और कि इंडिया में जेनेटिक्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जिससे एंशिएंट सैंपल्स प्रिजर्व ही नहीं हो पाते। जो भी डीएनए सैंपल्स मिलते हैं वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड होते हैं। और दूसरी चीज है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग हो या इस फील्ड में इनोवेशन या पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें अप टू द मार्क नहीं है। और इसी का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं इंडिया में फेक नैरेटिव फैलाने के लिए।